नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे विंध्य धाम, विंध्य कॉरिडोर का किया शिलान्यास। विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक संगठनों ने किया असहयोग आंदोलन की 101वीं वर्षगांठ पर प्रतिरोध धरना। प्रयागराज से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी आई वाराणसी, विपक्ष पर देश का कीमती समय और पैसा बर्बाद करने का लगाया आरोप। और उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा मनाया गया फ्रेंडशिप डे। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह विंध्य धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को विंध्य धाम पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया। पूजन अर्चन के बाद गृह मंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच कॉरिडोर की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने 296 मीटर लंबे रोपवे का उद्घाटन किया। इसी रोपवे से वो मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन को गए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक संगठनों ने असहयोग आंदोलन की 101वीं वर्षगांठ पर प्रतिरोध धरने की शुरुआत की। गैर भाजपा विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और मजदूर, किसान तथा छात्र युवा आंदोलनों के नेताओं ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर सांकेतिक धरना देकर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या के खिलाफ अपने जन अभियान की शुरुआत की। आज से ठीक 101 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ असहयोग आंदोलन का शंखनाद किया था। उस ऐतिहासिक आंदोलन को याद करते हुए धरने पर बैठे नेताओं ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया और देश की मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक बदहाली पर गहरी चिंता व रोष व्यक्त करते हुए सशक्त व अहिंसक आंदोलन छेड़ने का संकल्प दोहराया। प्रतिरोध धरने के दौरान नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र और व्यक्ति की आजादी खत्म की जा रही है, असहमति को कुचला जा रहा है, जिससे चौतरफा भय और आतंक का माहौल है। अर्थव्यवस्था तबाह और बर्बाद हो रही है। बेतहाशा महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। कोरोना महामारी से देश में लाखों लोग समुचित दवा व इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं, लेकिन मृतकों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। अंधाधुंध निजीकरण ने देश को गुलामी के रास्ते पर धकेल दिया है। ऐसे में जरूरत है एक सशक्त और अहिंसक जन प्रतिरोध की, जिसकी आज से शुरुआत की जा रही है। इस आंदोलन में वो सभी दल व संगठन शामिल हैं जिनका लोकतंत्र, स्वतंत्र व समानता में विश्वास है। प्रतिरोध धरने में विजय नारायण, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, पूर्व MLC अरविंद सिंह, नंदलाल पटेल, शिवनाथ यादव, प्रेमशंकर पांडे आदि लोग शामिल रहे। देखिए, आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने पहली बार असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआत की थी। आज उनके असहयोग आंदोलन का 101 साल हुआ है और वर्तमान में जो सरकार है, चाहे वो देश की हो या प्रदेश की हो, जिस तरह की इनकी गतिविधि है, जिस तरह की इनकी कार्रवाई है और तानाशाही है, उसके खिलाफ ये आज मौन उपवास का हम लोगों ने धरना रखा है। ये सर्वदलीय है। इसमें कांग्रेस है, सपा है, बस CPM है, CPI है, आम आदमी पार्टी है, TMC है, हर दल के लोग हैं और जो समाज के विचारक और चिंतक है वो लोग भी मौजूद हैं। और ये इस तरह हम आंदोलन का लगातार कार्यक्रम देश की आज़ादी की जुड़ी हुई तिथियों से जोड़ते हुए ये आंदोलन लंबा चलेगा। हम लोग लंबा आंदोलन चलाएंगे। आज अंग्रेज़ों की जो सरकार थी उससे बुरी स्थिति आज के समय देश में है। असहमति का अधिकार, बोलने का अधिकार छीन लिया गया है। अभी हम लोग धरने पे यहाँ बैठ रहे हैं तो प्रशासन का ये कहना है कि आपने परमिशन नहीं लिया है, इतने लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। अभी भारतीय जनता को कहते हैं कोविड-19 का प्रोटोकॉल लागू है और 144 लागू है। अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होगा तो न कोई प्रोटोकॉल है, न कोविड-19 है, न 144 है और विपक्ष कुछ करेगा तो उस पर रोक है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, आम आदमी आज खाने बिना मर रहा है, महंगाई चरम पे हो गई है, मध्यम वर्ग सबसे परेशान है। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी विभाग के हों, रेलवे के हों, बैंक के हों, LIC के हों,
एयरपोर्ट अथॉरिटी के हों, गेल के हों, HPCL हो, इंडियन ऑयल हो, सारे कर्मचारी परेशान हैं, अध्यापक परेशान हैं, नौजवानों के पास कोई काम नहीं है। 47-48 सालों में पहली बार इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। इन सबों को इन सारी चीज़ों को समेटते हुए हम लोगों ने ये सर्वदलीय कार्यक्रम बनाया है और आज उसी सर्वदलीय कार्यक्रम का पहला दिन है धरने का। इसके बाद हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। क्या मांग है? मुख्य मुद्दा किसान का मुख्य मुद्दा हम लोगों का किसान है, नौजवान है, महंगाई है और बेरोजगारी है। आज के दिन महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किया। आज ये वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ संघर्ष का जहाँ कोई रास्ता नहीं रह गया है, वहाँ सत्याग्रह एकमात्र रास्ता है। आज का दिन केवल राष्ट्रीय महत्व के लिए ही ऐतिहासिक दिन नहीं है। आज का दिन वैश्विक राजनीति के लिए और वैश्विक संघर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन है। हम लोगों ने इसलिए इस दिन को इसलिए चुना है कि जहां एक और सारी दुनिया महात्मा गांधी को और उनके सत्याग्रह को अपना रही है, हमारे देश में महात्मा गांधी से जुड़ी संस्थाओं को ख़त्म करने, उन पर कब्जा करने, लोगों के विचार अभिव्यक्ति के अधिकार को समाप्त करने, लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार ये आवाज़ दे रहा है कि सरकार का विरोध देशद्रोह नहीं है। आज की तारीख में वर्तमान सरकार ने करीब 400 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा कायम किया और सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि सरकार का विरोध देशद्रोह नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह की धारा को ही समाप्त करने जा रहा है। उस पर ये हल्ला कर रहे हैं कि देशद्रोह की धारा जो अंग्रेजों की धारा थी, आज तक उसी तरह से हमारे IPC दंड संहिता में बरकरार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहल किया है इसको ख़त्म करने का, ये चिल्ला रहे हैं कि नहीं नहीं इसको ख़त्म मत करो। जो देशद्रोही लोग हैं हम उनके खिलाफ क्या करेंगे? इनके लिए सरकार का विरोध देशद्रोह है। इसलिए आज गांधी एक बार फिर से देश में प्रासंगिक हो गए। गांधी के मार्ग के अलावा इस तरह के अन्याय और अलोकतांत्रिक सरकार की अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों के खिलाफ संघर्ष का और जनता को दिए गए संवैधानिक अधिकारों को वापस दिलाने का एक अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। प्रयागराज से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी वाराणसी आई। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर देश का कीमती समय और पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया। विपक्ष देश का कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। ये आरोप प्रयागराज से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने वाराणसी में लगाया। दरअसल वाराणसी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंची रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि मानसून सत्र कुल 107 घंटे के लिए निर्धारित किया गया था, जो अभी तक सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ा है। मात्र 18 घंटे चली कार्रवाई में कुछ देश हित के विधेयक तो पास हुए, लेकिन पेगासस जैसे मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों की ओर से हंगामा कर संसद का कीमती समय नष्ट किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कहेगी तो बंगाल में मौजूदा सांसदों के जैसे मैं भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग करूंगी। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि विपक्ष ने इतना एक नकारात्मक अपना रवैया किया है। लोकतंत्र में और खासतौर से संसदीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नए मंत्रियों का परिचय ना हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब शोक का प्रस्ताव पढ़ा जा रहा हो तब शोर होता हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 घंटे भी नहीं चलने दिया जाए। 50 घंटे में राज्यसभा केवल 10 घंटे चल पाई। यही कमोबेश लोकसभा का प्रश्न है। तो मैं समझती हूँ मुद्दाहीन विपक्ष है। अंदर बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अगर हाउस में बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा। तो सिर्फ शोरगुल करो, बाहर विरोध करो, ये कहीं जाएगा नहीं। जनता इसको पसंद नहीं करेगी। बाबुल सुप्रियो ने सारे मंत्री पद से कहा कि मैं बीजेपी के साथ रहूंगा, लेकिन उन्होंने शाम को ये क्लिप भी डिलीट कर दिया। क्या पार्टी सांसदों में नाराजगी है?
नहीं, नाराजगी नहीं है। देखिए, वो कलाकार हैं, राजनीति में आए, उनको रास नहीं आया, वापस चले गए। ये तो अपनी इच्छा के ऊपर है, इस पे कोई राजनीतिक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। जिस तरह पश्चिम बंगाल में सांसदों को लड़ाया गया है विधानसभा चुनाव में, क्या अगर उत्तर प्रदेश में आपको भी कहा जाता लड़ने को तो आप तैयार हैं, और कहाँ से? जब मैं विधायक थी, मंत्री थी, मुझे कहा गया पार्टी से आप सांसद लड़िए, मैं लड़ गई। पार्टी कहे तो ग्राम प्रधानी भी लड़ जाना चाहिए, तो पार्टी का निर्णय होता है कि आप क्या करेंगे। मतलब आप लड़ेंगे विधायक का चुनाव? नहीं, बिल्कुल, मैं क्यों लड़ूंगी। अगर पार्टी आदेश करती है तो हर हमारा जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी आदेश पे चलते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने इतना तो किया कि जो 13-14 हफ्ते हम लोगों को प्रसूति में मिलती थी लीव, उसको 26 सप्ताह कर दिया, ताकि बच्चे को ठीक से लालन पोषण हो सके। जो मांगे होती हैं वो आती हैं, और मैं समझती हूँ जितना महिलाओं की मांगों को इस सरकार ने संवेदनपूर्वक स्वीकार किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। मांग आने दीजिए, उस पर चर्चा होगी, विचार होगा। ये बिल्कुल देखिए, जो लोग हताश हैं, डरे हैं, घबराए हैं, वो जाति समीकरणों पे भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ब्राह्मण सबसे सजीव और चिंतक व्यक्ति है, और वो जानता है कि इस समय सिवाय विकास के और कोई रास्ता इस देश के प्रदेश की प्रगति का नहीं है। सारे समीकरण 2014 के बाद टूटते गए हैं। जितनी बार इन्होंने समीकरण बैठाए, कभी बसपा कांग्रेस साथ गई, कभी सपा बसपा साथ गई, सपा कांग्रेस साथ गई, कोई असर नहीं हुआ। अब की भी नहीं होगा, हम बड़ी बहुमत से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा फ्रेंडशिप डे मनाया गया। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में हर साल की भांति इस साल भी फ्रेंडशिप डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गिरजाघर के पास मौजूद लोगों को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर उन्हें फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं दी गई तथा उन्हें पौधा और मास्क भी भेंट किया गया। इस अवसर पर प्रमोद वर्मा ने कहा कि गंगा जमुना तहजीब की नगरी काशी में भाईचारे को और मजबूत करने हेतु सभी धर्म एवं वर्ग के लोग फ्रेंडशिप डे कार्यक्रम में अपनी मित्रता को एक नई रोशनी दे रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन डरबी शायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रमोद जी, किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? आज फ्रेंडशिप डे के अवसर पर हम लोगों ने वृक्ष बांटा है, मास्क बांटा है, फ्रेंडशिप बैग बांटा है। तो कोरोना काल में हमारे जो मित्र स्वस्थ और दुरुस्त रह गए हैं, उनसे उनको शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह वृक्ष लगाकर ऑक्सीजन लेते रहे, अपने शरीर को स्वस्थ रखे। अगले साल फ्रेंडशिप डे के अवसर पर हम सब फिर इसी तरह स्वस्थ होकर मिले, यही हमारी कामना है। जो कोरोना काल में जो लोग मृत्यु हुए उनके लिए हम लोग सतत नमन करते हैं। आपसे भी कामना करते हैं, कोरोना काल में जिस तरह सब लोगों ने मुस्तैदी से फ्रेंडशिप अवसर पर अगले साल ही निभाया, इस साल भी जो लोग उपस्थित को निभाए, अगले साल भी निभाए। आप सबको शुभकामनाएं। किस तरह का अपील करेंगे आप सभी काशीवासियों को? सभी काशीवासियों को अपील करें, सब लोग स्वस्थ रहे, दुरुस्त रहे, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। कांग्रेस जनों ने पांडेपुर चौराहा स्थित मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर उनकी जयंती मनाई। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अपने विभिन्न रचनाओं से समाज की दशा व दिशा बदलने वाले प्रख्यात लेखक महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर पांडेपुर चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर दीप जलाकर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित रहे। उन्होंने सर्वप्रथम प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने की। इस मौके पर मुंशी जी को नमन करते हुए पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को अमूल्य गुण दिए हैं। उन्होंने जीवन और कला खंड की सच्चाई को धरातल पर उतारा था व समाज में एक आईना दिखाया व बदलाव की चिंगारी जलाई। उन्होंने कहा कि कालजयी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। इस मौके पर किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, इमरान खान, मनीष चौबे, शैलेंद्र सिंह, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मोरोलिया, चंचल शर्मा, मयंक चौबे इत्यादि लोग मौजूद रहे। जयंती के अवसर पर ये पांडेपुर में उनकी प्रतिमा के पास आए हैं, उनको हम लोगों ने दीपक जलाया, श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे महान व्यक्तित्व के चित्र पर हम लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया है और उनसे हम सब लोगों ने ये प्रार्थना की है, उनसे ये उनकी मूर्ति पर हम लोगों ने ये प्रार्थना किया है कि जिस तरीके की सोच से उन्होंने अपनी रचनाएं बनाई हैं, रचनाएं जो उन्होंने रची हैं, उसी तरीके से समाज आगे बढ़े, आगे चले, ये हम लोगों ने कहा। इसके बाद कहाँ आप
मैं अभी उनके जन्मस्थली लमही जा रहा हूँ और जहाँ पर उनकी मूर्ति है अब वहाँ देखिए ऊपर से पानी छू रहा है, कीचड़ गिर रहा है, पूरी तरीके से दुर्व्यवस्था है। शासन सरकार उस पर ध्यान देने वाले नहीं है, केवल बड़ी बड़ी बात कर रही है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और वहाँ पे ऐसे महान व्यक्ति का जन्म है लमही, और उस लमही के इस पांडेपुर के स्थान पर आज इनकी मूर्ति पर ये दुर्दशा है, जिससे हम कांग्रेस बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही हताश मानसिकता से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा के तेजी से हो रहे बढ़ाव के मद्देनजर जल पुलिस सतर्क हो गई है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से जहां गंगा घाटों के आसपास रहने वालों में भय बना हुआ है, वहीं श्रावण मास के कारण काफी भीड़ भी स्नान करने वालों की हो रही है। जल पुलिस बराबर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। चप्पे चप्पे पर जल पुलिस निगरानी में लगी हुई है ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। घाट किनारे मंदिर डूब गए हैं, घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। छोटी नावों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। अगर ऐसे ही जलस्तर लगातार बढ़ता रहा तो बड़ी नावें भी बंद कर दी जाएंगी। आए हुए यात्री लगातार नावों पर सैर सपाटे में लगे हुए हैं। ये प्रशासन के लिए चुनौती की बात है। अगर जल पुलिस निगरानी न करे तो बड़ी घटना भी हो सकती है। अब देखना ये है कि प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्योंकि 1-2 दिन में पानी और ज्यादा उफान पर होने का अंदेशा है। मनोज जी, किस तरह से ये पानी इतनी तेजी से बढ़ रही है, गंगा घाटों पर कितना खतरा बना हुआ है? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बरसात के मौसम में माँ गंगा का जलस्तर हमेशा बढ़ता आया है और इस कारण थोड़ा ज़्यादा बढ़ने के कारण अभी छोटी नाव बंद कर दी गई हैं और घाटों का संपर्क आप देख सकते हैं एक दूसरे से टूट चुका है। पहले आप लोग 80 से लेकर के राजघाट पुल तक आप घाट जा सकते थे, लेकिन जलस्तर बढ़ने के कारण एक घाट से दूसरे घाट जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहाव भी ज़्यादा है, इसलिए छोटी नाव का संचालन बंद किया गया है। क्या लगता है कि अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो बड़ी भी नावें बंद हो सकती हैं? जी बिल्कुल, मेरे को ऐसा पूरा लगता है कि अगर माँ गंगा का बहाव ऐसा ही तेज रहा और बाढ़ ऊपर आया तो प्रशासन जल्द से जल्द इस बात को भी आदेशित कर देगा कि बड़ी नाव का संचालन भी बंद कर देना चाहिए। और ये अपने जन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और पक्ष में भी होगा। हमारे यहाँ बहुत यात्री आते हैं, बाहर से आते हैं, जिनको अपने यहाँ के माँ गंगा का जल स्तर क्या होना चाहिए, बहाव क्या होना चाहिए, जिसका अंदाज़ा नहीं होता, और इस हिसाब से उनको बंद कर देना चाहिए। जैसा कि आप क्षेत्रीय हैं, आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है जल पुलिस वगैरह सक्रिय है कि नहीं? जी बिल्कुल, प्रशासन, हमारे जल पुलिस, आप सुनिए, देखिए बराबर अनाउंसमेंट हो रहे हैं। हमारे जल पुलिस के जितने कर्मी हैं वो आपको हर घाट के नावों पे किनारे बैठे हुए दिख जाएंगे, सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं। और ये सब लोग, हमारे जिला प्रशासन, हमारे CO साहब, इंस्पेक्टर साहब, चौकी इंचार्ज भी इस बात को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि जितने भी नाव पे लोग हैं उसकी कैपेसिटी उतनी है कि उससे ज़्यादा है। साथ में सभी लोगों ने सेफ जैकेट पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है, इस बात का बराबर ध्यान रखा जा रहा है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नाव भी चल रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा लोगों से कि इस समय जो गंगा का स्तर बढ़ता चला आ रहा है और इस समय जो यहाँ के लोकल नाविक हैं या बाहरी नाविक जो नाव चला रहे हैं, इसमें प्रशासन को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में गंगा का स्तर और बढ़ने वाला है और यहाँ पे उस चीज़ को देखते हुए बहुत सारी दुर्घटनाएँ होने की आशंका हो सकती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जलस्तर बढ़ रहा है और नाव चलना ये खतरे की घंटी का कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं जानकारी दे रहा है कि इस समय नाव चलना बंद करना चाहिए, क्योंकि बाहर से आने वाले जो भी सैलानी हैं वो घाट घूमने आते हैं, नाव से इस पार या उस पार दर्शन आरती को देखेंगे ही देखेंगे। और उचित सामग्रियाँ या उचित जो क्या कहते हैं सुरक्षा की चीज़ें होती हैं वो नाविकों के पास मुहैया हैं या नहीं हैं, ये प्रशासन देखे और वही नाव चले जिनके पास ये सारी सुरक्षाएं अवेलेबल हों, वरना बाकी जो नावें हों उनको रोक दी जाएं या उन नाविकों से साठगांठ या बातचीत की जाए कि उनको किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। जैसा कि आप बाहर देखे भी होंगे
कि बड़े बड़े नाव जो हैं उसमें भीड़ की तरह लोगों को बैठा लिया जाता है खाली अपने धनोपार्जन के लिए। तो उस सुरक्षा को देखते हुए कि भाई कल को पलट जाए तो लोकल नाविक क्या उस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे या हमारी प्रशासन या हमारा सरकार उस चीज़ का जिम्मेदारी लेगा? अगर दोनों आपस में बैठ कर के तालमेल सहमति बनाए तब नाव चलाना उचित है, अन्यथा इस चीज पे रोक लगनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग द्वारा सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ जनसभा की गई। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के तत्वाधान में असहयोग आंदोलन की 101वीं वर्षगांठ पर सरकार की लोकतंत्र विरोधी दमनकारी नीतियों और बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई के खिलाफ रोहनिया विधानसभा के टिकरी ब्रिज बिहार एन्क्लेव में एक जनसभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि देश में बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकारी दमन के खिलाफ किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार, व्यापारी सभी बदहाल हैं। मौजूदा राजनीतिक परिवेश में लोकतंत्र और देश खतरे में है तथा देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति कायम है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया जा रहा जन आंदोलन सरकार के खिलाफ एक मजबूत लोकतांत्रिक हथियार साबित होगा। उन्होंने आह्वान किया कि लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए आम जन को आगे आना चाहिए तथा आने वाले चुनाव में सबक सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश सचिव श्रीकांत, डॉक्टर प्रमोद कुमार, नंदलाल विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज के दिन का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत विशेष महत्व है। आज ही के दिन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ असहयोग आंदोलन का ऐलान किया था। कांग्रेस पार्टी ने भी देश में बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई के खिलाफ, दमनकारी रवैये के खिलाफ, सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज 1 अगस्त असहयोग दिवस से जन आंदोलन, असहयोग जन आंदोलन के आज ऐलान किया है और पूरे प्रदेश में आज धरना के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से, जन मुद्दों पर, जनहितों के सवाल पर कांग्रेस पार्टी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़कों पर आकर के संघर्ष कर रही है। देश आज विनाश के कगार पर है, बर्बादी के कगार पर है, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, श्रमिक हो, रोजगार करने वाला व्यापारी हो, सभी बुरी तरह से त्रस्त हैं और बदहाल हैं। रोजी रोजगार बर्बाद हो चुकी है। देश का जो विपक्ष है, जन मुद्दों पर जब वह अपनी आवाज़ बुलंद करता है, सरकार पेगासस के माध्यम से उनकी जासूसी करा के उनकी आवाज़ को कुचलने का काम कर रही है, पत्रकारों की आवाज़ कुचलने का काम कर रही है। जो देश के अंदर जुडिशियली व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक एजेंसियां और व्यवस्था है, सरकार पूरी तरह से सारी व्यवस्थाओं को नष्ट नाबूद करके इस देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति को कायम कर दी है। आज जन मुद्दों पर सड़क से संसद तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वह कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आने वाले दिनों में बड़े जन आंदोलन के माध्यम से सरकार बदलने जा रही है। जनता, किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान सब कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होने जा रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से घाटों पर शवदाह करने वाले समाज की चिंताएं बढ़ गई है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर से हरिश्चंद्र घाट स्थित चौधरी समाज की चिंता बढ़ गई है। चौधरी समाज के पवन चौधरी ने बताया कि जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हम लोगों को अब गलियों में शवदाह करना पड़ेगा। गलियों में शवदाह करने से हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार को हम लोगों ने अवगत कराया था कि बरसात के दिनों में दाह संस्कार करने के लिए प्लेटफॉर्म बन जाए, पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। गंगा का जल स्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है तो शव जलाने में कितनी आप लोग को परेशानी होती है? जिस प्रकार से गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, उसी प्रकार से उकाना में पानी बढ़ रहा है। तो अगर जिस बढ़ने के कारण से उकाना में गली में ही मुर्दा जलेगा, तो गली में जलने से इतना प्रदूषण की होती है तो उसके क्या कहेंगे? गलियों में जैसे हमारे कास्ट का घर भी है, यहाँ गली के अंदर डोम समाज का, वो धुआं धक्कड़ सारा कुछ होता है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है कि यहाँ कम से कम प्लेटफॉर्म बन जाए, प्लेटफॉर्म पे मुर्दा जरे। तो ऐसी कोई सुविधा हरिश्चंद्र घाट में है ही नहीं।
सरकार की तरफ से कोई आप लोग को नोटिस मिला कि जल स्तर बढ़ने से आप लोग गली में जलाएं या तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक में जलाएं? देखिए काफ़ी समय से जैसे गंगा का पानी जब बढ़ जाता है तो लोग गली के अंदर ही दाह संस्कार करते हैं। उसी प्रकार से जब गंगा जी का पानी बढ़ जाता है तो उसी प्रकार से लोग गली के अंदर ही दाह संस्कार करना स्टार्ट कर देते हैं। काहे कि अपने पास कोई जगह नहीं है। सरकार को एक दो बार अवगत भी कराया गया था कि यहाँ कम से कम प्लेटफॉर्म बन जाए, बाढ़ के दिनों में कम से कम वहाँ डेड बॉडी जलाने का स्थान मिले, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। किसको दोषी मानेंगे, या सरकार को या यहाँ के अधिकारी को? हम लोग तो पूरा काम करने के लिए राजी रहते हैं, कहते हैं कि वो कहना पूरा कार्य करे। हम लोग भी सरकार को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उस चीज़ों को कराएंगे, लेकिन यहाँ पे न किसी बात का नहीं। यहाँ पे जिंदल कंपनी लिया था घाट बनवाने में, आज 5 साल से घाट बन रहा है, कोई कहना में न तो कुछ बना है न कुछ जना है, बस खाली चल रहा है प्रोजेक्ट। बात रही जब बढ़ते जल स्तर की, दूसरी तरफ आप तो खुद पता होगा कोरोना काल जैसे ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बच गया है। कोरोना डेड बॉडी इस समय आ नहीं रहा है, अगर आता भी है तो 1-2 की संख्या में आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अगले माह से अगर कोरोना काल बढ़ा, डेड बॉडी आने की अगर संख्या बढ़ी या किसी प्रकार का हुआ तो उसी गली के अंदर जलेंगे डेड बॉडी। परेशानियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा ही परेशानी होगी। घर में बच्चे हैं, बीवी हैं, सभी लोग हैं, उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। प्रशासन और सरकार नहीं, इलेक्ट्रिक से भी जलता है, लकड़ी से भी जलता है, जिसका जैसे इच्छा होता है वैसे अपना दाह संस्कार करता है। रामनगर सिवान कॉलोनी में जल निकासी व सीवर की समस्या से वहां की जनता परेशान है। रामनगर थाना क्षेत्र स्थित सिवान कॉलोनी में सीवर की समस्याओं एवं जल निकासी को लेकर काफी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों को डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारी होने का खतरा भी मंडरा रहा है। स्थानीय नागरिक परवेज ने बताया कि ये कॉलोनी काफी पुरानी विकसित की गई है। यहाँ पर पिछले कई सालों से जल निकासी एवं सीवर की समस्या है, जिसको लेकर कई बार नगरपालिका अध्यक्ष के पास गुहार लगाई गई, लेकिन इस बाबत अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परवेज जी कहाँ रहते हैं, कहाँ मकान है? ये मेरा बगल में ये मकान है। ये क्या नाम है? मेरा नाम परवेज है। जगह क्या है? ये जगह है सिवान वाजिदपुर। कहाँ, किस थाना में आता है? ये रामनगर थाना है। क्या समस्या आ रही थी आप लोगों? समस्या ये है कि यहाँ देखिए ये कॉलोनी बहुत दिन से बना हुआ है, कम से कम मुझे आए यहाँ 5-6 साल हो गया। ठीक, यहाँ पे सीवर की व्यवस्था नहीं है। पूरा देख रहे हैं आगे से पीछे तक बस्ती बसी हुई है। यहाँ सीवर नहीं है, यहाँ पूरा पानी गिर रहा है, मच्छर लग रहा है, बीमारी फैल रही है। तो और हम लोगों ने पूरे मोहल्ले वालों ने मिलकर कितनी बार नगर पालिका के पास गए, चेयरमैन के पास गए, वो आई चेक की यहाँ पे। अब उनका कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है। जब बजट आएगा तब फिर पानी का पाइप बैठेगा, फिर सीवर बैठेगा। अब 5 साल से बताइए यही झेल रहे हैं हम लोग, कितना दौड़ें। अब हम कहाँ गए? हम नगर पालिका चेयरमैन के पास गए, ठीक है। सभासद से हम लोगों ने बात की। सभासद का कहना है कि मतलब कोई सुनवाई नहीं है, जैसे कि भाई हमारे पैसा नहीं है, हम कहाँ से लाएं, किसको दें, कहाँ से दें। अब उनका ये कहना है। तो अब नहीं हुआ तो पूरे मोहल्ले वालों ने अपना पैसा लगा के धीरे धीरे अपना एक पाइप लगा के यहाँ से वहाँ तक देखिए ये पूरा सीवर लगवाया है। कितना खर्च आया होगा आप लोगों को पैसा जुटाने कुल में? पैसा बड़ी मेहनत से पैसा हम लोग जुटाए हैं, जिसको जितना बना, कोई 10,000 कोई 8,000 ऐसे करके। कितनी परेशानियां हुई पैसा जुटा के काम कराने में? पैसा जुटा के काम कराना तो ये जानते हैं, लॉकडाउन में एक तो हम 2 साल से घर बैठे हुए हैं, सबका रोजी रोजगार बंद है इस समय। और क्या कहते हैं कि पैसा जुटाने में तो पूरा एकदम मतलब जैसे वही हो गया हो कि भाजपा सरकार जहां विकास की बातें कर रही है वहां आप लोगों को खुद पैसे लगा के अपना काम करवाना। ये तो आप लोगों को ये तो आके उनको देखना चाहिए चेयरमैन को ना, कि कहाँ आदमी रह रहा है, कितनी मुसीबत है। यहाँ मच्छर लग रहे हैं, गंदगी फैली हुई है। ये आप दिखाइए इधर पूरा, ये देखिए पूरा पानी पानी गिरा है। इसी में भैंस है, कुत्ता है, गंदे जानवर आके यहाँ से वहाँ निकल रहे हैं। अब इस मुसीबत से निपटने के लिए हम लोगों को अपने कदम उठाना पड़ा। पूरा मोहल्ले वाले देखिए थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के एक पाइप लगा के अब सीवर दौड़ाए हैं यहाँ से वहाँ तक। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे विंध्यधाम, विंध्य कॉरिडोर का किया शिलान्यास। विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक संगठनों ने किया असहयोग आंदोलन की 101वीं वर्षगांठ पर प्रतिरोध धरना।
प्रयागराज से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी आई वाराणसी, विपक्ष पर देश का कीमती समय और पैसा बर्बाद करने का लगाया आरोप। और उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा मनाया गया फ्रेंडशिप डे। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।